मूड है आप लोगों का? जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। अगर ताली आप बोलो बजवाओगे तो सर, हम ताली बजा तुरंत बजा लेंगे। देंगे। आज ताली बजाएंगे रिदमेटिक। हाँ जी भाई। ओके। आजे भाई ठीक है ना? आजे। लो आजे भाई। क्योंकि क्योंकि बिफोर गोइंग ऑन द ब्रीथ, एंड दैट इज कॉल्ड द ब्रीथोलॉजी, सांसों का विज्ञान, वो विज्ञान की वो शाखा जो हमें सांस के बारे में अवगत कराए, उसको बोलते हैं ब्रीथोलॉजी। जो विज्ञान हमें जीव के बारे में बताए, उस शाखा को विज्ञान की बोलते हैं हम बायोलॉजी। तो जिसमें लॉजी लग गया, आपको वो विज्ञान बताने वाली एक शाखा होगी। ऐसे ही एक है विज्ञान न्यूरोलॉजी। तो ब्रीथोलॉजी में जाने से पहले वी विल गो थ्रू ऑन द न्यूरोलॉजी। न्यूरो मतलब ब्रेन। जीव विज्ञान की वो शाखा जो हमें तंत्रिका तंत्र के बारे में ज्ञान कराए, उसे हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी या तंत्रिका विज्ञान। तो एक बार ताली बजा के अपने आप को रिफ्रेश करें, फिर अपन चलते हैं। और ये ताली में जो रिदम है ना? तो आज हम किसकी जय जयकार करें? अपने अपने नाम की जय जयकार करते चलेंगे एक बार सब लोग। ठीक है ना? तो जितने उपस्थित लोग हैं, नीरू जी हैं, श्रीदेवी जी आ गई हैं आज, वरुणा जी आ गई हैं, सुषमा जी आ गई हैं, जय सुनीता गुरुदेव जी भी जी। आ गई हैं, और गौर साहब हैं, और अनुभव रस्तोगी साहब हैं। तो चार और तीन, 7 लोग हैं, अपन 18 लोग हैं। 18 लोग में से अपनी उपस्थिति केवल 7 की है। ठीक है ना? तो मतलब ये 7 लोग बीमार हैं या ज्ञान पिपासु हैं? मेरे मेरे लिए तो दोनों है। है ना? तो और जो लोग नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब वो लोग सब स्वस्थ हैं, उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो हम ताली बजाते हैं पहले थोड़ी देर, ताकि हमारा दिन भर का जो मूड है, हमारा अपसेट दिन भर में हमने जो किया, थोड़ा सा हम इस जगह पे आ जाएं। तो सबसे पहले अपने सबसे सीनियर जो हैं वो हमारे ग्रुप में, वो सुषमा जी हैं। तो हम सुषमा जी की जय जयकार से शुरू करते हैं। चलिए, 1, 2, 3, 4। सुषमा जी की जय जयकार। जोर से बोलिए आप लोग भी। माइक सबके ओपन है। एक, हाँ, दो, दो एक, तीन चार। चार। तीन चार। सुषमा सुषमा जी जी की की जय जय जयकार। जयकार। एक, 2, 1, 2, 3, 4। 3, 4। चार। दुश्मन एक जी गौर की की जय 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 जयकार। 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 गौर एक, साहब की जय जयकार। जौहर साहब की जय दो, जयकार। 3, 4। ठीक है। गौर साहब एक की दो जय तीन जयकार। चार एक, जौहर सुनीता साहब जी की की जय जय जयकार। जयकार। 4। अब सर की करेंगे हम सब मिलके। सुनीता जी की जय जयकार। एक दो गीता एक जी दो की तीन जय तीन चार जयकार। चार सक्सेना वरुणा सर जी की की जय जय जयकार। जयकार। 1, 2, 3, 4 2, 3, नीरू 4। जी की जय जयकार। 1, 2, 3, 4 श्रीदेवी जी की जय जय जयकार। जयकार। 1, 2, 3, 4 2, 3, 4। हनुमान जी अनुभव की जी जय की जय जयकार। जयकार। 1, 2, 3, 4 गणपति की जय जय जयकार। जयकार। 1, 2, 3, 4 तीन चार। गणपति की जय जयकार। 1, 2, 3, 4 गणपति की जय जयकार। 1, 2, 3, 4 गणपति की जय जयकार। अब गणेश जी के पास तो दो हैं, रिद्धि सिद्धि दोनों हैं। हम्म। हमको जो मिली वो जिद्दी मिली। चलिए, तो हम आज बात करते हैं शरीर शरीर का वो वाला हिस्सा जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमारे शरीर को संचालित करता है, हर चीज का ध्यान रखता है। आप लोग बताओ कि अगर आपके गाल पे मच्छर बैठा हो तो कौन सा हाथ मूव होगा? राइट हैंड। क्यों होगा मूव?
कैसे मालूम रिफ्लेक्स। पड़ा? आपको कैसे मालूम पड़ा कि गाल पे मच्छर बैठा है? वो टच से जो हमारी स्किन है उसके थ्रू नर्व्स में, मतलब न्यूरॉन्स के थ्रू होते हुए ब्रेन को सिग्नल गया। फिर वो ब्रेन ने वापस हाथ को सिग्नल रिफ्लेक्स का भेजा, जिसके कारण कि वो स्टिमुलस होके वो हाथ उठा। इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को क्या बोलते हैं? भाई आज बात तो अच्छी बोली आपने कि मच्छर बैठा, आपको मालूम पड़ा न्यूरॉन के द्वारा। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। रिफ्लेक्स हुआ, आपने हाथ से मच्छर मारा लेकिन मच्छर तो उड़ गया, आपके गाल पे थप्पड़ पड़ गया। ठीक है ना? हम्म। और किसी को अगर थप्पड़ मारना है तो गाल पे मच्छर बैठने का बहाना बना के एक थप्पड़ उसके गाल पे मार दो, हम्म। मच्छर उड़ जाएगा, उसका गाल लाल हो जाएगा। तो हम्म। ऐसी कौन सी क्रिया है किसके द्वारा संपन्न होती है जो हमारा सारा काम होता है? इसके लिए हमको देखना नहीं पड़ता, घुमाना नहीं पड़ता। वो क्या क्रिया, इस क्रिया को क्या बोलते हैं और कैसे मालूम? ट्रांस न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसमिशन होता है ना ये सारा। हाँ ठीक है ना बहन जी, इसमें आपने सही बोला। मैं मानता हूँ कि न्यूरॉन के द्वारा ट्रांसमिशन हुआ, पर जो न्यूरॉन के द्वारा ट्रांसमिशन हुआ उस क्रिया को क्या बोलते हैं, वो कौन सा ऑर्गन है? और जो आपका रिफ्लेक्स है, आपका हाथ चला, वो कौन सा ऑर्गन है, वो क्या है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस तो ठीक है, ऑटोनोमस तो है ही हमारा। उसको बोलते हैं, एक है सेंसरी, जहां मच्छर बैठा हाँ, आपके गाल पे, सेंसरी। दैट इज द सेंसरी। और जो हाथ घूमा बिना देखे आपने थप्पड़ जमा दिया, दैट इज कॉल्ड द मोटर। ठीक है? तो मानव मस्तिष्क में जो शरीर की सारी क्रियाओं को संचालित और नियमित करता है, उसे, उस भाग को, उस सेंटर को, उस हेड ऑफिस को मस्तिष्क कहते हैं, अंग्रेजी में ब्रेन कहते हैं। ठीक है? इसके दो भाग हैं, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक पेरिफेरल। पेरीफेरल। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरीफेरल के भी दो भाग हैं, एक है सेंसरी और दूसरा है मोटर। मोटर। ठीक है? जो अभी आप लोगों ने देखा, मच्छर को मारने में जो देखा आपने, वो यही है। इन सभी का जो मार्ग कार्य है, जो मार्ग है एक निश्चित है, इसमें न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं, और न्यूरॉन एक छोटी इकाई होती है जिसके माध्यम से हमारा, जैसे अब आपके घर में अगर बिजली चल रही है तो कहीं ना कहीं से आपके तारों का जाल बिछा हुआ है, वो है ना, जिसे इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, और हमारे इसमें इसको बोलते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो है अपना धीरे धीरे आकार लेके और एक नर्व को फॉर्म करते हैं, और नर्व के माध्यम से प्राप्त संदेशों के आधार पर संचालन, नियंत्रण इत्यादि होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे, कुछ क्रेनियल नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी में जो काम करती हैं, उनको हम क्रेनियल नर्व माने तंत्रिका तंत्र, जो मस्तिष्क से निकलती है, जिनसे प्राप्त संदेशों के आधार पर ही मस्तिष्क क्रियाओं के संचालन, समन्वय और क्रियान्वयन होता है। किसके द्वारा? मस्तिष्क के द्वारा। तो पहली है, हमको कैसे मालूम पड़ता है कि गुलाब में महक है और गली में बदबू है? स्मेल की नर्व जो है, स्मेल की नोज को जो जाती है। नोज को जो जाती है, वहां पे एक नर्व आती है जिसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री नर्व। ये फ्रेग्रेंस, ओडोर, सुगंध, बदबू, इन सब का संदेश, आपके भोजन की सुगंध, आपके भोजन के खराब होने की भी सुगंध, दुर्गंध, ये सारा कुछ जो है ना, सुगंधित जितना भी है और दुर्गंधित जितना भी है, या सूंघने की जो क्षमता है या ग्रहण शक्ति जो भी है, वो हमारी ऑल फैक्ट्री नर्व से होती है। और ये नंबर वन एक नर्व।
ज्यादा डीप में लेके नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से आपको परिचय करा रहा हूँ, ताकि आपको जब हम आगे डीप में जाएंगे तो आपको ये सब मालूम हो कि कहाँ पे कौन सा एक्शन में क्या हो रहा है। एक हमारी आंख की गति मेंटेन करती है, देखा हो ना, लोग आंख मार देते हैं, किसी किसी की आंख चलती है एक दिन, वो बेचारी चाहे जब चल जाती है ना। अगर उसकी नर्व में अगर खराबी हो तो उसकी एक आंख चल जाएगी, जहां नहीं चलना चाहिए वहां भी चल जाएगी, तो उसका भी बड़ा जो संदेश है बड़ा गलत जाता है, और बेचारा कई बार पिट चुका होता है। तो गलती उसकी नहीं है, क्योंकि ये जो आंख की गति को नियंत्रित करने वाली नर्व है, अगर वो बदमाशी करे तो ये हरकतें हो सकती हैं। कौन सी नर्व होती है? वो ऑप्टिक। ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है। तो ठीक है। एक हमारी जो देखने की क्षमता है, हम जो देख रहे हैं, है ना, वो कौन सी नर्व कहलाती है? आप लोगों को नाम मालूम ऑप्टिक। होगा आपका। ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, वेरी गुड। अनुभव जी ने बोला ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व हमारी दृष्टि से संबंधित चीजों को को मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाती है। हम आपको देख पा रहे हैं तो ये ऑप्टिक नर्व की मेहरबानी है। और एक होती है ट्रां ट्रांक्लियर नर्व, जो आंखों की गति को भी नियंत्रित करती है। आंखों की गति को नर्व, कई नर्वें मेंटेन करती है। पलकों को घुमाना, नीचे करना, ऊपर करना, दाएं बाएं, है ना, गोल गोल घुमाना, इन सब में नर्व का काम बहुत है। तो नर्व जो है इसमें तीन चार नर्वों का इसमें है। जैसे ट्रांक्लियर है, एप्ट्यूसोन्स नर्व है जो आंख की गति को नियंत्रित करती है। तो ये इस तरह से दो तीन नर्वें ये हो गई। एंड ट्रांसक्लियर नर्व मैंने बताई दिया, आपको नहीं बताई तो ये है ट्रांसक्लियर नर्व की गति को नियंत्रण करती है। एक होती है ट्राइजीमिनल, आपने नाम सुना होगा, बड़ा फेमस है साहब वो। ये बीमारी सलमान खान को है, ये इसलिए बीमारी ज्यादा फेमस है। दुनिया में कितने लोगों को है उससे ज्यादा फेमस नहीं हुई, जबकि जबकि सलमान खान को होने के कारण बहुत फेमस हुई। ये ट्राइजीमिनल नर्व है। ये फेशियल पे होती है, आपको खाना खाने में, चबाने में, देखने में आपको एक करंट का झटका मारती है, और बहुत तीव्र मारती है। ठीक है ना। तो ट्राइजीमिनल नर्व, इसका इलाज तो नहीं हो पाता है, लेकिन प्रयास बहुत ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ये फेस पे आती है। एक पेशेंट मुझे मिला था, जिस उसका हस्बैंड जो है सर्जन था, तो उन्होंने नर्व को खोल करके तो उसको इंसुलेट भी कर दिया था। आफ्टर दैट उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी वाइफ का ऑपरेशन किया, और ट्राइजीमिनल नर्व के ऊपर जो मेडिकल इंसुलेशन आता है वो भी लपेट दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आज भी वो वैसे के वैसे है, उसे फर्क नहीं आया। जब भी ट्राइजीमिनल का नर्व का पेन होता है तो उनको इंजेक्शन ही लगाना पड़ता है। ठीक है। फेशियल नर्व वेस्टिबुलर, हमारे कान कान के अंदर होती है। इसका काम क्या है? संतुलन। ठीक है। ग्लासोफेरेंजियल होती है नर्व हमारे, जो जीभ और गले की संवेदनाओं को का संदेश मस्तिष्क को देती है। अगर ये नहीं हो तो हम क्या खा रहे हैं, कोई संवेदना हमारे मस्तिष्क को नहीं जाएगी। ठीक है ना। और 10वें नंबर की नर्व है हमारी वेगास नर्व। हम सबसे ज्यादा बात इसी पर करेंगे आने वाले समय में। दैट इज कॉल्ड द 10th क्रेनियल नर्व, वेगास। वेगास, वेगास टोनल, वेगास स्टिमुलेशन, वेगास एफरेंट, वेगास सोमोटरी एफरेंट, ये सारा इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारी शरीर की बहुत सारी क्रियाएं वेगास नर्व के ऊपर आधारित होती हैं। इसलिए इसका ध्यान रखें, याद रखें। ये वेगास नर्व, जब भी वेगास नर्व की बात हो आपके ध्यान में आना चाहिए, ये टेंथ क्रेनियल नर्व है, 10वीं नर्व है ये। इसका बहुत बड़ा रोल है। ये हार्ट है, लंग है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइन को के साथ में मूव होती है। और इवन दो ये ह्यूमन में यूरोजेनेटाइल ऑर्गन तक जाती है।
उसके बाद में आती है स्पाइनल एक्सेसरीज। ये नर्व गर्दन और कंधे की मांसपेशियों को नियंत्रित करती है। कंधा और नर्व, ये गर्दन। और एक और होती है आखिरी, ये वाली नर्वों की लाइन में, वो है हाइपोग्लास नर्व। ये जीभ की मांसपेशियों को नियंत्रित करती है, जीभ को घुमाना दाएं बाएं। अरे ये नर्व नहीं हो तो आदमी को कितना अच्छा रहे, ना घुमाएगा, ना ना जीभ चलेगी, ना झगड़ा पड़ेगा। ठीक है। एक चीज और आती है इसके बाद में, हमारे मस्तिष्क के पिछले भाग में एक एक अंग होता है, एक जिसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। बेटा। इसको भी ध्यान रखिएगा। मेडुला ऑब्लंगेटा जो है हमारे मस्तिष्क के पिछले हिस्से में, अगर आप लोग हाथ लगाएंगे तो जहाँ पे गड्ढा सा है, गर्दन ऐसे घूम रही है, तो यहाँ पे हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, जो हमारी गर्दन की हड्डी के साथ में जुड़ता है। ये ऑक्सीपिटल में स्थित होता है। एक लंबी सी संरचना होती है, पतली सी, जो मस्तिष्क के अन्य हिस्सों को रीढ़ से जोड़ती है, या शरीर के अन्य हिस्सों को के रीढ़ के साथ में शरीर को जोड़ती है। ठीक है। यह इसका कार्य मस्तिष्क के कार्यों को संदेश देना और नियंत्रण करना भी है। और आगे जाके हम इस पे बात करेंगे कि मेडुला ऑब्लंगेटा का आध्यात्मिक महत्व क्या पाया गया है, और हमारे ऋषि मुनियों ने उसको किस तरीके से उसको स्टूमुलेट करके क्या लाभ उठाया है आध्यात्मिक रूप से। क्योंकि हमारी नेचुरोपैथी जो है वो राम नाम को भी मानती है, मतलब आध्यात्म को भी मानती है। तो हम शरीर मन बुद्धि आत्मा सबके ऊपर इलाज करते हैं, खाली दर्द का इलाज नहीं करते हम लोग पूरे शरीर का इलाज करते हैं, पूरी चीजों का इलाज करते हैं। तो सबको ठीक करने में समय तो लगेगा, एकदम तो सब ठीक होंगे नहीं। तो सबको ठीक करना पड़ेगा ना। अगर घर में अगर 10 लोग हैं और सबको अगर लाइन पे लगाना है तो टाइम तो लगेगा, हर एक को समझना पड़ेगा। तो नेचुरोपैथी जो करती है, ट्रीटमेंट करती है, वो स्थायी होता है, टेम्परेरी नहीं होता। आप लोगों को लग सकता है कि मतलब समय लग रहा है और ये ज्यादा ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा दीर्घ समय तक आपकी चीजों को बनाए रखती है। मेडुला ऑब्लंगेटा का जो कार्य है वो श्वसन तंत्र को नियंत्रित करती है। मेडुला ऑब्लंगेटा, जिससे सांस लेने एवं छोड़ने की प्रक्रिया शामिल है। हृदय गति को भी हृदय गति, रक्तचाप, रक्त प्रवाह को भी नियमित करती है। पाचन तंत्र, भोजन का पाचन एवं अवशोषण। अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल सिस्टम के, दोनों का साथ जुड़ाव होने के कारण शरीर के अन्य हिस्सों को मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाता है। मेडुला ऑब्लंगेटा मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होने के कारण शरीर के अन्य हिस्सों से प्राप्त संकेतों को केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस भाग में अगर चोट लग जाए तो आपका शरीर के अन्य हिस्सों से संपर्क टूट जाएगा। और आपने कई बार सुना होगा कि बड़ी असामान्य स्थिति में पाए जाते हैं कुछ लोग के, उनका मतलब निचला हिस्सा पूरा का पूरा उनका पैरालिसिस हो गया या काम नहीं कर रहा है। तो जितने भी हमारे कंट्रोल्स है ना, फीकल डिफिकेशन या यूरिनेशन या पैरों का मूवमेंट, वो सब काम खत्म हो जाता है। तो ये रीढ़ की हड्डी के साथ में ये दोनों बहुत काम के हैं। मस्तिष्क के केंद्रों की बात करें तो दो होती है, एक होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो ये दोनों भी आपके काम के हैं, क्योंकि इनका क्या रोल है वो मैं बताता हूँ आपको। कि इनमें जो है सिंपैथिक नर्व है, शरीर को खतरे की और तनाव की स्थिति में तैयार करता है। झगड़ा हो जाए ना, मारो और भागो, है ना,
तो सिंपैथिक नर्व का काम है ये कि मारो भागो, डर के कारण कांपना, पसीना आना, है ना, हर डर तनाव, ये सब स्थितियों में हमारा सिंपैथेटिक नर्व जो है ये काम करता है। इसमें घबराहट भी हो गई, जो कुछ हो गया, वो जितना भी ये उल्टा काम है सब इसका है। पैरासिम्पैथेटिक का जो काम है शरीर को आराम शांति दे स्थिति में रखता है। पैरासिम्पैथिक हुई आपको तो आपको खुशी होगी, आराम रहेगा, शांति रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, है ना, हर काम में मन लगेगा आपका। हृदय की गति को धीमा करता है। जब आप आनंद में हैं, देखिए ना, आप जब भी आप आनंद में, कभी आपका ध्यान गया कि हमारे हार्ट में पल्पिटेशन हो रही है? कभी नहीं जाता। शरीर की ऊर्जा को संरक्षित करता है। और दोनों सिस्टम का बैलेंस होना बहुत जरूरी है शरीर में। तो जब भी आपको डर, तनाव, पसीना, घबराहट, है ना, जैसी कोई अगर वो लगे, तो आप समझो कि आपकी सिंपैथेटिक नर्व एक्टिवेट है, उसको डाउन करना है और पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करना है। ये प्राणायाम में जाने के पहले मैं आप सबको इसका एक परिचय दे रहा हूँ छोटा सा, क्योंकि बहुत डीप है। अगर हम न्यूरोलॉजी की बात करते हैं, न्यूरोलॉजी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये केवल आपको उसका जो है ना, केवल आपको परिचय दिया जा रहा है कि जो आपके काम का है, ठीक है, ये वो परिचय है। तो दोनों सिस्टम अगर ठीक रहेंगे तो मन स्वस्थ और शरीर प्रसन्न, कि शरीर स्वस्थ मन प्रसन्न, कैसा भी समझ लीजिए आप, उल्टा सीधा एक समान है। तो अभी तक आपको मस्तिष्क के सहायक तंत्रिका तंत्र के बारे में चर्चा सुनी, आपने चर्चा करी, जानकारी हासिल करी। अब हम बात करेंगे केवल वेगास नर्व की। वेगास के बारे में चर्चा करने के पहले हम सांस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सांस और सांस में फर्क है। एक सांस होती है जो ससुराल में होती है, और एक सांस होती है जो हमारे जीवन के लिए रक्षक होती है। तो हम सांस सांस की बात कर रहे हैं, सांस की बात नहीं कर रहे ना। थोड़ा सा फर्क है दोनों में, सांस और सांस। चंद्र बिंदी बिंदी लग गई तो सांस हो गई, और दोनों हट गई तो सांस हो गई, ठीक है ना। तो आप सब लोगों ने 1 साल से कम उम्र के बच्चे को सोते हुए देखा होगा, क्या ऐसा देखा है आप लोगों ने? जी सर। अच्छा, जिन लोगों ने खिड़कियां बंद करी हैं, खोल के आप जरा चर्चा में सर शामिल मेरी हो नहीं जाए। खुलेगी सर। हाँ, तुम्हारी नहीं खुलेगी, तुम्हारा वो हाँ। हाँ। आ, चलो, ये वरुणा जी, इनका वरुणा जी, आपकी खिड़की बार बार क्यों बंद हो रही है, क्या? तो जवाब दीजिए आप लोग। क्या आप सब लोगों ने छोटे बच्चे को आपने सांस ये लेते हुए देखा है? हाँ ये जी, सर देखा है देखा। अगर देखा है तो वो सांस कैसे लेता है? पेट फूलता है पहले, फिर उसके बाद नीचे आता है, पूरा सांस भरता है जब अच्छे। जब सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, जब सांस छोड़ता है तो पेट नीचे गीता जी, आता है। ये सही बोल रही है, ऐसा होता है? हाँ जी सर। दिव्या जी, आपका क्या कहना जी है? जी ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये ठीक कह रहे हैं। तो आपका अपने बारे में क्या विचार है? हमारा भी ऐसा ही है। दिन में कितनी बार आपका पेट फूलता और पिचकता है, जरा बता दो जरा। हम ध्यान ही नहीं देते, है? काउंट नहीं किया। ध्यान ही नहीं देते हम। वो बच्चा इसलिए उसका फूलता है, अपन बड़े हो गए तो अपना से नहीं फूलता, ऐसा है? क्यों? कई बार तो पता नहीं चलता, सांस आ रही है जा रही है, कभी तो कई बार पता भी नहीं चलता। सांस आ रही जा रही पता नहीं चलेगा तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। सांस का तो मालूम पड़ता है कि हाँ चल रही है। ये अलग बात है कि हम ना ध्यान ना दे रहे हो। हाँ मतलब जैसे होता है ना कि जैसे अगर तो जब ये जोर पड़ता है, ये जो सेशन जब चल रहा जब है, जब खुश होते हैं ना, जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो हमें पता पता नहीं चलता।
बिल्कुल, बहुत सही बात बोली आपने। तो आप लोगों का पेट फूलता पिचकता किसी का नहीं है। जब अच्छा। कॉन्शियस अच्छा। होके सांस लेते हैं ना, मतलब जैसे आपने बोला कि ब्रेथ लो, तो जब सोच के लेते हैं ना, तब तब वो डायफ्रामेटिक होता है, तब पेट फूलता है। लेकिन नॉर्मल जब ले रहे होते हैं, जब उसकी तरफ हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, मतलब ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हैं, तो नहीं होता। अच्छा, कभी आप लोगों ने महसूस किया है कि पेट में जब सांस जाती है तो कैसा लगने लगता है? अच्छा किस लगता किस है। ने महसूस किया? किस किस ने महसूस किया? गौर साहब ने तो किया है महसूस। तो गौर साहब के साथ तो बहुत सारी बातें होती हैं, तो आई विल नॉट परमिट टू स्पीक इन दिस ग्रुप अनटिल कभी अनलेस। कभी, हाँ कभी कभी पेट भारी लगता है समटाइम ना, पेट भारी मतलब लगता है सांस लेने से? नहीं नहीं, नहीं कभी सर, कभी। खींचता है थोड़ा अंदर, नर्सिस खींचती है जब सांस लेते हो ना, तो यू फील, मालूम पड़ता है कि सांस ले रहे हो। चलो एक बार अच्छा सब नहीं लोग करके लगता। देखो जरा, एक बार सब लोग करके देखो, बताओ जरा, मेरे को एक्सपीरियंस करो जरा कैसा लगता है। आंखें बंद करके लेके देखो जरा, क्या पेट खिंच रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में तकलीफ हो रही है ना? कुछ नहीं हो रहा है। सर गुब्बारे की तरह फूलता है ना सर, पेट अरे फूलता है। आपका फूलता है, लेकिन आपकी उम्र ज्यादा है। इनको देखना, जो यंग है इनसे पूछे इनका पेट फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है। जैसे हाँ, दिव्या वो जी हो हैं, सकता है। वरुणा जी हैं, सुनीता जी हैं, अनुभव जी हैं। तो सर आप मुझे इन तो वो लोगों। बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो नींद, मतलब आराम इतना मिलता है कि नींद का आभास होने लग जाता है मुझे। दिव्या जी, आपको ठीक लगता है कि नहीं, या कुछ दर्द होता है पेट में? नहीं ठीक लगता। वरुणा जी आपको? ठीक लगता है, नॉर्मल। जब भी जब भी आपका झगड़ा हो, तो अपनी चुपचाप बैठ करके 10 बार सांस ले लो। झगड़ा संधि में बदल जाएगा। हम्म। हम हम तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ना सर, झगड़े को और कैसे बढ़ाएं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? नहीं। कौन सी नर्व एक्टिव हुई? झगड़ा हो तो जगह, झगड़े की जगह सिंपैथेटिक, छोड़ दो। सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक। कौन सी नर्व एक्टिव हुई झगड़ा बढ़ाने के लिए? कौन सी उंगली दिखा सिंपैथेटिक। दिखा के काम किया हमने? सिंपैथेटिक नर्व। यस। सबको से याद आ रहा है, समझ में आ रहा है? सिंपैथिक नर्व जो है ना, मारो और भागो, भागो। फाइट एंड फ्लाइट, ये कार्टिसोल हार्मोन है ये। ठीक है। जब आगे आप लोग चलोगे ना, तो इसका मालूम पड़ेगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ द कार्टिसोल हार्मोन। हैप्पी हार्मोन। वो अलग है ये। कार्टिसोल कुमकुम तो बंसल, सेरोटोनिन, ना सेरोटोनिन। कोई कोई नई आई है कुमकुम बंसल जी? चेहरा दिखाइए पूरा, आइए आप जरा ऊपर। तो बच्चे का जो पेट फूल रहा और पिचक रहा है, आप भी अपना पेट फुलाएंगे और पिचकाएंगे। आप महसूस करिए कि आपको कैसा लग रहा है। क्या एक शांति, एक आराम लग रहा है क्या हमको? करके देखिए जरा। रिलैक्सिंग इफेक्ट लगता है। ये रिलैक्स डीप लग रहा है क्या, ब्रीदिंग, तनाव रहित लग डीप रहा है क्या, ब्रीदिंग आपको पीसफुल होती बढ़िया है। लगता लग है। रहा है क्या? सर जब पेट फूलता है वो डीप ब्रीदिंग होती है, जिससे रिलैक्सेशन होती है। मैं वही बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज को एक्सपीरियंस करा के ले जाना चाहता हूँ, ताकि जब हम डीपली जाएं या आपको वो रहे, तो आपको मालूम रहे। रिलैक्सेशन भी लगता है सर। जरूरी है वो, वही तो चीज है। रिलैक्सेशन जो है वो हमारी पैरासिम्पैथेटिक है, और ये हमारा वेगास नर्व का स्टिमुलेशन है। जो 10th क्रेनियल नर्व है, याद रखिएगा, 10th क्रेनियल नर्व हमारी वेगास है। इसका टोनल, इसका स्टिमुलेशन, इसका एफरेंट, इसका सोमेटरी, इसका एक्शन, ये सब हमारे को खुशी देने वाले हैं। इसकी गड़बड़ी से मैं आगे बात करूंगा कि डिप्रेशन क्यों आता है, तनाव क्यों आता है, ये इसमें आप सब धीरे धीरे आप सीखेंगे।
भले एक सेशन कल का और लगे, लेकिन इसको अच्छे से डीपली आप लोग समझ लो, है ना, क्योंकि हमारे लिए सांस खाने से ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? बिल्कुल। सांस हाँ से जी तो सर। लाइफ है सर। खाने से ज्यादा जरूरी है ज्यादा ना सांस जरूरी है। लेना? हाँ। तो इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए और इस पे ज्यादा प्रैक्टिस की जाना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। जी। तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि तनाव के लिए डीप ब्रीथ लेना है, वो भी हमें कल पिछली बार बात कर चुके हैं हम लोग। आप लोगों को याद होगा कि हमने पिछली बार पूछा था कि एक बार में कितना इनहेल करते हैं आप, कितना उसकी सांस की गति, आप लोगों को याद है? याद है सर। हाँ जी सर, है ना? 6 लीटर था। 600 ml पर पर ब्रेथ। पर ब्रेथ। देखिए आप, इनको याद है, 75 साल की ये हो, आपको याद नहीं है? सर 6 लीटर था ना पूरा, जब हम 1 मिनट लेते हैं तो। वो 1 मिनट का है। हाँ, मैंने सुषमा जी वन ने मिनट का वो ही बोला। 9 था, वो हाँ, 9 था। अच्छा, वो छह 9 छह था। वो 6 लीटर नहीं, 9 लीटर है। 9 लीटर और था, हाँ। हाँ, क्योंकि हमने 15 बार से, एवरेज 15 बार से हमने कैलकुलेट किया। 15 हाँ, इंटू 600 किया 15 × 60। था। तो ये आपको मालूम है। उसके बाद में हमारा जब हम लंग्स खाली करते हैं कितनी रहती है, ये भी आप लोगों को याद है? हम्म। कितनी 150 रहती है? ml बच जाता है लंग्स में, बाकी एक्सेल करते हैं। लंग्स में कितना बचता है सुषमा वन जी? 150 ml। बहुत सही। और किसी को पूछना है इसे, 160 ml है कि नहीं? सही बात। क्या लगता है आपको, रहता है या नहीं रहता है? रहता अगर है नहीं सर, नहीं तो हम तो जिंदा कैसे रहेंगे। पक जाएगा। क्यों, क्या क्या होगा उससे अगर हम पूरा खाली कर देंगे तो? लंग्स चिपक जाएंगे, वैक्यूम फिर खुलेंगे कोलैप्स। कैसे? क्यों चिपक कोलैप्स हो जाएंगे? जाएगा। कोलैप्स हो वैक्यूम। जाएगा बंदा। क्यों हो जाएगा ऐसा? फिर से वैक्यूम वैक्यूम बन जाएगा। इनहेल ही नहीं कर पाएगा एयर को वो। क्या होगा? सांस वैक्यूम बन नहीं ले जाएगा। पाएगा सर फिर से वो, क्योंकि उसके पास वो वैक्यूम क्रिएट ही नहीं होगा उसमें जिसमें से सांस अंदर जानी है। अरे चिपक जाएंगे ना तो वैक्यूम कहाँ से सर होगा? वही तो अपनी कह हॉट रही हूँ, हॉट चिपक जाएंगे तो हॉट वाटर वैक्यूम ही नहीं बैग, हुआ कुछ भी। सांस ही नहीं ले पाएगा, यही तो मैंने सारा बोला है। खत्म हो गया काम। हॉट हाँ। वाटर बैग में से ना पूरी रहेगा हवा बांस, ना निकाल देते। बजेगी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ठीक है ना? अच्छा, अगर किसी को अस्थमा होगा तो क्या होगा? उसको सांस लेने में क्या दिक्कत होगी, कैसी सांस लेगा वो? वो शॉर्ट किसी शैलो ने ब्रेथ सांस, लेगा वो जल्दी शैलो जल्दी। सांस होएगी उसकी। क्यों लेगा जल्दी जल्दी सांस वो? पिछली बार बताया है मैंने। अस्थमा का पेशेंट हो, सीपीओडी का पेशेंट हो, सीओपीडी का पेशेंट हो, और एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है? जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके लंग्स में जो प्रॉब्लम आती है, दैट इज कॉल्ड द एम्फाइसीमा। एक होता है स्लीप एपनिया, मतलब रात में सोते में खर्राटे भरना, और कुछ लोगों में रात को नींद भी खुल जाती है खर्राटों के बाद में, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती रात में, या एब्स्ट्रक्ट हो जाती है, तो उनकी नींद खुल जाती है। दैट इज कॉल्ड द स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया डायबिटीज के लिए भी जिम्मेदार पाई गई है। इनको अगर स्लीप एपनिया है तो उनको डायबिटीज होगी या होने की संभावना का हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर। अब आगे क्या है इसके बाद में? सांस का लेना और छोड़ना। ये हमारा कब शुरू होता है, सांस का लेना और छोड़ना? जन्म लेते ही। जन्म लेते ही। और कब खत्म होता है? जाते ही। जब राम नाम सत्य है। अ, तो मतलब आपका पूरा जीवन जो है केवल दो सांसों पर निर्भर है, एक आती हुई और एक एक और जाती हुई। एक जाती हुई। अब ना जाने कौन से जाती हुई सांस आखिरी हो। वही तो कहते तो हैं, क्या पता कि जो बाहर सांस गई है वो वापस अंदर आएगी भी या नहीं। तो झगड़ा किस बात का? किसी बात का भी नहीं। तो झगड़ना क्यों?
सारी चीजें बेकार है, पता नहीं ये सांस गई लौट के आई कि नहीं आई। तो बिल्कुल हमको खबर नहीं है पल भर की, और इंतजाम है जीवन भर का। जीवन भर का। है। अब हम बात करते हैं कि अस्थमा का पेशेंट बार बार सांस क्यों लेता है। वो जब एक्सेल करता है तो जितना निकलना चाहिए वो सारा एक्सेल नहीं कर पाता है, तो कार्बन उसमें डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रह जाती है, तो उसको बारी बारी लेने बहुत सांस लेना बढ़िया, पड़ता है। ताली आपके लिए, ताली ताली, बिल्कुल सुषमा जी आपके लिए ताली। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वास्तव में बिल्कुल सही बात है। जब भी लंग्स में प्रॉब्लम होगी ये होगा। एक बीमारी होती है इंटरस्टिशियल लंग्स डिसीज। इसमें धीरे धीरे हमारे जो एल्वुलाई हैं, जो फुक्के होते हैं, वो वो हार्ड होने लगते हैं, और धीरे धीरे उनका ऑक्सीजन का लेवल गिरता जाता है, वो हार्ड होते जाते हैं और पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो गौर साहब, अगर आप चाहें तो इनको वो दिखा दें एक बार, लंग्स क्या होते हैं, क्योंकि या तो ये यानी लोग खुद दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी है जी। हाँ, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी उसकी कम हो जाती है, करेक्ट। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी मतलब खत्म ही हो जाती है ना, वो हार्ड हो जाते हैं। हाँ, हार्ड हो जाती है, हाँ करेक्ट। उनको शॉर्ट में बोलते हैं ILD। ILD एम्फाइसीमा, है ना, और ये अस्थमा, और एक COPD मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ठीक। तो शायद आप लोग अपने ब्रोंकाइटिस अपने लंग्स खोल के देख लोगे, या लंग्स दिखवाए जाए? दिखवाई जाए। दिखवाए जाए। सुनील सर देखिए, आपकी स्क्रीन में शेयर हो जाए तो। मैं वही देख रहा हूँ। हाँ, तो जब तक ये देख रहे हैं तब तक अपन बात करते हैं कि श्वास प्रश्वास की वह क्रिया जिसमें मनुष्य, सांस प्रश्वास की वो क्रिया जिसमें मनुष्य स्वेच्छा रूप से शास्त्र सम्मत, है ना, विधि से, शास्त्र सम्मत विधि से सांस को रोक ले और छोड़ दे, और रोक ले या नियंत्रण कर ले, सांस पे नियंत्रण, स्वैच्छिक नियंत्रण कर ले शास्त्र सम्मत विधि से, उसे कहते हैं प्राणायाम। अब प्राणायाम, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो प्राण, और उसके बाद में आयाम माने मंजिल, लक्ष्य, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाएगा, सांस कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स के बाद कहाँ जाएगा? ब्लड में। लंग्स के बाद जल्दी जल्दी ब्लड करो, से, तो आज 9 बजे क्लास बंद करना है। ब्लड से होते हुए सारे बॉडी सेल्स में। बॉडी सेल्स में मेन लक्ष्य जो है वो उसका सेल है। अगर सेल को ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा? खाना नहीं बनेगा, डेड हो जाएगा सेल, है ना। तो इस पे हम आगे और बात करेंगे। अभी इसका जो कैसे सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है, सेल के अंदर ब्रीथ होता है कि रेस्पिरेशन होता है? रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन ब्रीथ नहीं होता सेल का। नहीं, ब्रीथ तो नाक से ब्रेथ तो करते बस लंग्स में आती है, उसके बाद तो सारा रेस्पिरेशन है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से याद है आप लोगों को। तो सांस प्रश्वास के अंतराल को अगर हम स्वैच्छिक रूप से स्वास्थ्य सम्मत हिसाब से अगर हम इसको घटाते हैं तो प्राणायाम कहलाते हैं। और हमारे ऑक्सीजन का जो खपत है, कंजम्पशन है, यूटिलाइजेशन है, उपयोग है, वो अधिक से अधिक हमारा होने की संभावना होती है। तो प्राण धन आयाम के मतलब जो प्राण है उसको हम शरीर तक, शरीर के कोशिकाओं को, जो सबसे छोटी है उस कोशिका तक हम पहुंचा सकें, और जहाँ पे
उसके अंदर जो है क्या हो, तो भोजन बन जाए ग्लूकोज के साथ में। और अगर ये नहीं हो तो फिर धीरे धीरे हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा और निश्चल हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरत हमारे ब्रेन को है सांस की। अगर ब्रेन को सांस नहीं मिला, कितने मिनट नहीं दे तो क्या होगा? डेड हो जाएगा ब्रेन। अगर ब्रेन को सांस कितनी देर ना मिले? 1 मिनट। 1 मिनट और नहीं मिलने से डेड हो जाएगा। नहीं, और हेमरेज भी हो सकता, हेमरेज भी हो सकता है ना सर, हेमरेज। जो जो आपका टाइम बढ़ेगा त्यों तो आपके ब्रेन में डैमेज होता जाएगा। हाँ डैमेज। 4 से 5 मिनट डिपेंड करता है आदमी की सहनशीलता पे। आदमी का ब्रेन डेड हो सकता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के? लेकिन यही एक बात है कि अगर आप प्राणायाम के माध्यम से प्रैक्टिस करते हैं तो 8 मिनट भी आप सांस को रोक सकते हैं। आप अपने लंग्स की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और सांस होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। इतना आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग करने लग जाएं तो। ठीक है, सर ये सभी लेकिन कर सकते हैं, मतलब अगर कोई एस्थमेटिक हो तो? मैं नमूना बैठा हूं। प्राणायाम इज वेरी गुड फॉर देम। मैं 2000 लगभग 1 से और 2020 20 तक 21 तक मान लो आप, मेरे घर में नेबुलाइजर मशीन आज भी रखी है। वोडासोन जो कार्टिसोल होते हैं वो मेरे घर में रहता था। मतलब पूरा मेरा आईसीयू मेरे घर में तैयार था। जब भी मेरी वो सांस दिक्कत देती थी तो मैं अपना घर पे नेबुलाइजेशन लगा लिया करता था। और ज्यादा होता था तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता था। तो मेरे सारे मित्र इतने अच्छे थे कि उन्होंने कभी मुझसे पैसे नहीं लिए। एडमिट किया, रात भर 12 12 घंटे और नमस्ते करके भगा दिया। लेकिन कोविड ने मुझे इतना डराया कि मैंने जो मेहनत की अपने ऊपर, आज कोविड के बाद से मतलब मैं इसको मानता हूँ 4 साल से मैंने कोई दवा नहीं खाई है। वेरी गुड। तो जब मैं ठीक कर सकता हूँ अपने आप को तो आम आदमी या आप लोग क्यों नहीं? सर क्या आप किया लोग आपने? भी कर आप लोग भी कर सकते हैं। बस शर्त है जिंदा रहने की जिद और जुनून आप में आ जाए। आप लोग इतिहास लिख सकते हैं। भारत का एक एक बच्चा, एक एक आदमी एक एक इतिहास लिख सकता है, एक एक चीज के ऊपर लिख सकता है। लेकिन हम लोग नहीं जुनून। कुछ करते। ठीक है ना? ये हमारे लिए क्या है, मजबूरी है या हमारी लापरवाही? लापरवाही। लापरवाही। ठीक है ना? हम अपना काम दूसरों को देके फुर्सत हो जाते हैं। वो दवाई देगा, खा लेंगे। मैं भी ऐसे ही करता था, दवाई खाता था और बस डॉक्टर साहब के भरोसे रहता था, डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे। जब अपने ऊपर जिद पे आया मैं, तब मैंने ठीक किया अपने आप को। तो कोई सी बीमारी भी है, अगर आप लोग उससे पीड़ित है तो जिंदा रहने की जिद और जुनून जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा, उस दिन सारी पैथियां आपको अपने आप आ जाएंगी। और आप एक नया इतिहास लिख दोगे। अभी नेचुरोपैथी में जो वाटर थेरेपी या नेचुरोपैथी आई कैसे है, वो आप लोगों को मैंने इतिहास से बताया है कि जिन लोगों को जिंदा रहने की जिद और जुनून थी, जिनका हट था, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया, उन्होंने एक एक इतिहास लिख दिया। आज उनका नाम इतिहास के अंदर है। हम लोग लेते हैं नेचुरोपैथी के टाइम पे। तो
श्वास प्रश्वास की इस क्रिया को जो अलंकारित किया गया है वो है आपका क्या, प्राणायाम। और प्राणायाम का जो है आयाम क्या है, प्राण धन आयाम, और वो है आपका शैल तक जाना। लेकिन आयुर्वेद में उसको 5 भागों में बांटा गया है कि प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इनके कार्य अलग अलग। हमारी वायु वही है लेकिन उसको 5 भागों में बांट दिया। जो बात पित्त कफ का है, इसमें से वायु वाला जो पोर्शन है अभी मैं आपको सुना देता हूँ कि 5 5 है उसके अंदर प्राण। तो प्राण वायु श्वसन प्रणाली पे काम करती है, ऑक्सीजन आपूर्ति। और उसके बाद में उदान वायु वाणी संचार, जो आप बोल रहे हैं वो उदान वायु है। और उसके बाद में है व्यान वायु 3 नंबर पे, रक्त संचार। और 4 नंबर पे समान वायु, पाचन एवं अवशोषण। और 5 नंबर पे अपान वायु, मल मूत्र विषाक्त पदार्थों को बाहर करती है। ठीक। तो व्यान, समान, उदान, प्राण और अपान। ठीक। अब अगर ये सांसों का, प्राण वायु का आपने क्या बताया? ब्रीदिंग। लिख लो, प्राण वायु नंबर 1 पे प्राण वायु श्वसन प्रणाली, रेस्पिरेशन। उसके बाद में उदान वायु 2 नंबर पे वाणी संचार एवं शारीरिक ऊर्जा। 2 व्यान नंबर पे प्राण, 1 नंबर पे प्राण, 2 पे उदान। क्या ऊर्जा? प्राण, उदान। वाणी संचार के बाद क्या ऊर्जा बोला? वाणी बॉडी की संचार एनर्जी। एवं शारीरिक प्राण, ऊर्जा। उदान, प्राण शारीरिक। संचार। 3 नंबर पे व्यान वायु रक्त संचार, ठीक है ब्लड सर, बाकी तो सर्कुलेशन हो गया। 3 नंबर पर। और 4 नंबर पे समान वायु, डाइजेशन पाचन। एवं एब्जॉर्प्शन, पाचन एवं अपशोषण। और 5 नंबर पर अपान, मल मूत्र विषाक्त पदार्थों विसर्जन। को का बाहर निकालना। चलो, अब इसके बाद में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो, क्योंकि 2 बजने में 5 मिनट है। सर ये जो किसी को कुछ आपने प्राणायाम का डेफिनेशन पूछा था ना, सांस प्रश्वास की वह क्रिया जिसमें मनुष्य, उसके बाद वो क्या वर्ड यूज किया था आपने? शास्त्र सम्मत, हाँ, ये शास्त्र सम्मत। शास्त्र 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 सम्मत, टेक्स्ट, हमारा जो शास्त्र, टेक्स्ट है। शस्त्र नहीं, शास्त्र। शास्त्र सम्मत। सम्मत। हाँ, इसका क्या मतलब होता है सम्मत? एज पर आर टेक्स्ट। अच्छा, एज पर आर टेक्स्ट। ओके, ठीक है ठीक है। स्वेच्छा है से ना, सांस पर नियंत्रण करना प्राण। प्राणायाम है। किसी का कोई प्रश्न है इससे संबंधित आज के इससे? क्योंकि कल हम चलेंगे। सुषमा जी कल जरूर आइए आप, चूकिए मत चौहान, नहीं तो कल गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, वो तो मैं पहले ही बता देती हूँ, जिस दिन नहीं आ पाऊंगी। हैं? जिस दिन नहीं आ पाऊंगी मैं पहले ही बता देती हूँ, 13 नहीं 14 कल, नहीं आऊंगी। कल मत चूकना, कल क्योंकि तो कल जो है, आऊंगी। कल कोई ऐसा नहीं है, 13 14 जून को नहीं आऊंगी। नहीं जी कल आप आना, क्योंकि कल जो है हम, मैंने आज क्यों छोड़ा है कि कल हम लंबा समय देंगे। कल आप लोग तैयार होके आइए। कल हम प्राणायाम भी करेंगे, प्राणायाम के बारे में और गहराई से समझेंगे थोड़ा सा। बाकी तो बहुत सारा है, मतलब इसको जीवन आपको केवल मैं परिचय दूंगा, और एक छोटा सा परिचय मेडिटेशन का दूंगा कि मेडिटेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है। और सुषमा जी अगर बोलेंगी तो फिर अगली बार वो वाला है, एक बार फिर शिव जी वाला। है। शिव जी वाला। और क्या।
वो तो बहुत यूनिक था सर। किसी उसमें का तो प्रश्न नहीं है, सबको समझ में आ गया? ये सर डॉक्टर साहब अभी हम आगे जानेंगे ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कैसे एक्टिवेट ऑल्टर या स्टिमुलेट कर सकते हैं। हाँ, ये अभी सब आएगा ना, आज आप प्राणायाम करेंगे, आप उसमें सब आएगा। बेगास बेगास के बारे में भी आएगा, बेगास टोन भी आएगा। देखो, अगर आप चलना चाहो तो मतलब उतना समय बहुत है। मतलब मैं तो 6 साल से कुछ पढ़ रहा हूँ, वही पूरा नहीं हुआ अभी तक। बाकी तो बहुत वो छूट गया है अभी। 6 साल से एक सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड द इंसुलिन रेजिस्टेंस। और उसको पढ़ते पढ़ते मैं आ गया कैंसर तक। ठीक है। तो अभी एक ही सब्जेक्ट है इंसुलिन, बाकी तो सब छूटे ही हैं अभी मेरे से, खाली एक ही पे तो मैं काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के रास्ते में जितनी भी चीजें आ रही हैं, उन सबको मैं पढ़ता हुआ जा रहा हूँ। अब उसी में हार्ट भी आ गया, उसी में लंग्स आ गए, उसी में पेट आ गया, उसी में आपका मतलब ब्रेन आ गया, उसी में किडनी आ गई, उसी में सब आ गया। और उसके बाद में वो आगे जा करके वो इन एडवांस स्टेज एक कैंसर पे आ गया। तो अब कैंसर पे भी काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। ब्लड प्रेशर भी है सब, ग्लूकोज मैनेजमेंट है, सर डाइटरी फैक्टर है। आप जो भी बताते हो वो तो एलोपैथी में भी वो सारे टर्म्स वो सारी चीजें वैसी ही हैं। मतलब जैसे आप ये कुछ भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वेगस, ऑप्टिक नर्व। तो ये तो साइंस तो बॉडी की साइंस तो एक ही होएगी ना, चाहे एलोपैथी लो बॉडी के चाहे पार्ट तो सेम कल्चरल रहेंगे। लो, पार्ट्स तो सेम ही रहेंगे ना। नहीं तो नेचुरोपैथी में भी यही सारे टर्म्स यूज होते हैं, मतलब मैं वो वैसे। हिंदी में हो जाएंगे अगर ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो इंग्लिश में तो यही रहेगा ना। हिंदी में जैसे सर तंत्र का बोलते हैं नर्वस नर्व्स को, बस वही फर्क पड़ेगा, और को कुछ नहीं फर्क पड़ सकता। हाँ, डायग्नोस ये सेम होता है हर पैथी में। डायग्नोस देखिए, तो सेम होता है। देखिए मैं बताऊं आपको। हृदय तो हार्ट है या हृदय है? आप लोग ऐसे आदमी के साथ में उलझ गए हैं जो पढ़ता तो एलोपैथी को है और ट्रीटमेंट करता है किचन से। हम्म। क्योंकि शरीर की विज्ञान को एलोपैथी वालों ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो दैट इज कॉल्ड द पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है ना। तो नेचुरोपैथी में हमारे में ये जो फिजियोलॉजी, ये हमारी उतनी डीप नहीं पढ़ाई जाती जितनी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है ना। ये भी मैं आपको परिचय दे रहा हूँ, आई एम केवल इंट्रोड्यूसिंग। इसके अंदर बहुत गहरा, एक एक चीज में गहराई है। और वो हमें सिखाती है एलोपैथी, जिसको बोलते हैं मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस को पढ़ के अगर आप नेचुरल ट्रीटमेंट ढूंढते हो, वो बड़ा काम है। अब गौर साहब से देखिए ना, गौर साहब के, आप क्या लिपोसक्शन कराएंगे एलोपैथी में पेट कम करने के लिए? क्या कराएंगे आप? गीली पट्टी लगाएंगे ना। गीली पट्टी, वेट एंड रैप। वेट रैप। एलोपैथी बोलती है लिपोसक्शन करो, ऑर्ली उससे स्टेट कुछ खाओ, नहीं होता सर, उससे कुछ नहीं होता। है ना। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो कैलोरी काउंट करना भी सीख सकते हैं आप मेरे से। आपके वजन के हिसाब से आपको कितना खाना खाना चाहिए वो भी आप सीख सकते हैं। बताइए ठीक है। कितना खाना चाहिए। अगली बार अगली पूछेंगे, अभी सर को अभी इस बार नॉलेज नहीं, इस बार नहीं, अगली बार उसका अलग अलग अगला सेशन चलेगा। कितना वजन है आपका? मेरा 65 है। बॉडी वेट इंटू 25 बताया था 25 से सर। गुणा कर लो। हाँ ये बताया है सर ने, मुझे वही लग रहा बॉडी वेट इंटू 25। 25 से गुणा कर लो, बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाई है। 25। 25। और अगर कितना घटाना हुआ? है तो कैलोरीज कम कर दो। जितना वेट चाहिए उसको 25 से मल्टीप्लाई करके कैलोरीज आ जाएंगे, डिफरेंस को वो कम कर दो। ये देख लो।
ये हमारे सीनियर स्टूडेंट है। अभी हाँ, तो नेक्स्ट भावी डॉक्टर। ये डॉक्टर ही हैं, भाभी नहीं, सब डॉक्टर ही हैं। वैसे मेरे वो है, लगता है डॉक्टर, मैंने पीएचडी की हुई है। देख लो आप, ये प्रश्न नहीं उठता है कुछ भी कहने का। पर मेरा ये तो अपने सब्जेक्ट आगे, मैथमेटिक्स था, ये नहीं था, साइंस नहीं था। पर पीएचडी है ना, तो ऑलरेडी आप तो मतलब डॉक्टर लगा सकती हो, डॉक्टर लगता है लगता तो था, प्रश्न नहीं उठता। वही तो कह रही अब हूँ। अब डॉक्टर मैथमेटिक्स का एक्सप्लेन करे या बायोलॉजी, बात बराबर है। ठीक ये है तो ना। मैंने इंटायरली डिफरेंट लाइन कर ली अपनी ये। वो तो और अच्छा है ना, अच्छा है ना, मैथमेटिक्स से आप इसमें आ गई। रिटायरमेंट के बाद इसी में आ गई मैं। हम्म, बहुत बढ़िया है, इसमें आनंद बहुत, ऐसे भगवान दिखता है। इंटरेस्ट हो तो भगवान दिखता है इसके अंदर। अब जैसे गोसापू दिख रहा है आजकल। इंजीनियरिंग छोड़कर मेडिकल में घुस रहे हैं। देख लो आप, जिन जिन का इंटरेस्ट आ रहा है सब आ रहे हैं धीरे धीरे। और ये बहुत अच्छी लाइन है, बहुत गहरी है। अच्छा, समझ के बाहर भी है। जितना पढ़ो उतना कम है। पढ़ते जाओ, कोई और छोर नहीं है। और किसी के पास भी नया नहीं है, सब पुराने पे गाने गा रहे हैं। वो वाली कथा है ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुविधि कहूँ, कहूँ सुनहु सब संता। कही सुनहि सब संता। वही वही स्थिति है इसमें।